नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे बाजार की तमाम बातें। जी हां, इन सब के बीच में अगर हम बाजार पर एक व्यू लें, बाजार पर इस वक्त एक नजर डालें तो बाजार से संकेत तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर दबाव लगातार बना हुआ है। जी हां, आज हम देख रहे हैं कि जो बाजार है वो बैंकिंग शेयरों के दम पर निचले स्तर से रिकवर तो हो रहा है, खासतौर पे बैंक निफ्टी। कल भी हमने देखा कि यही ट्रेंड्स हमको नजर आ रहे थे बाजार के बंद होने पर। बैंक निफ्टी से अच्छी रिकवरी थी बैंकिंग शेयरों के दम पे, लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो प्रेशर साफ तौर पर अभी भी बरकरार है। एक बार फिर 22,300 के पास नजर आता हुआ निफ्टी। और अगर हम पूरे मार्केट में देखें तो बहुत सी हलचल है। जैसा मैंने कहा कि पीएसयू बैंकों में मुनाफा वसूली हावी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आरबीआई के एक्शन से जेएम फाइनेंशियल के में 15% की गिरावट है। आईआईएफएल में आज भी जो है वो प्रेशर का माहौल बना हुआ है। हम देख रहे हैं गोल्ड लोन पर यहां भी आरबीआई की सख्ती नजर आई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में गैस सेगमेंट है वहां पर भी प्रेशर बना हुआ है। चलिए, ये तो बाजार का एक मोटा मोटा ओवरव्यू हमने आपके सामने रखा, लेकिन जरा देखते हैं कि आखिर आप अपने सवाल हम तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। जी हां, आपको कुछ नहीं करना है। योर स्टॉक में अपने सवाल भेजने के लिए एक नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आपको हमें कॉल करना है, आपको हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसके जरिए भेजना है। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव कॉमेंट के जरिए भी आप हमें तमाम बातें बता सकते हैं। और चलते हैं कविता के पास, आगे शो को ले जाएंगी कविता। बिल्कुल, यहाँ पर बाजार की दशा और दिशा पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन गोल्ड लोन पर जो आरबीआई की सख्ती सामने आती हुई दिखाई दे रही है आईएफएल की तरफ के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी पर विस्तार से बात करते हैं। एके पुरवार, चेयरमैन आईएफएल फाइनेंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पुरवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और अब आरबीआई ने जो सख्ती यहाँ पर आती हुई दिखाई है, गोल्ड लोन देने पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, कंपनी के लिहाज से सबसे पहले तो असर जानना चाहेंगे और उसके बाद एक्शन प्लान आपका समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि आरबीआई के हमारे इसका बिजनेस में गोल्ड लोन बिजनेस बंद करने के इंस्ट्रक्शंस में कि हम फ्रेश बिजनेस नहीं कर सकते हैं गोल्ड लोन्स पे, उसका हमारे ऊपर असर तो काफ़ी पड़ेगा इस माने में कि हमारा 30% के आसपास पोर्टफोलियो हमारा गोल्ड लोन्स का है। गोल्ड लोन्स एक शॉर्ट टर्म लोन्स है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो इट गेट्स क्विकली लिक्विडेटेड, तो वो बुक तो हमारी तेज़ी से कम होगी। लेकिन हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आरबीआई के जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी हमारे ऊपर बात है, उसको हम लोग आरबीआई से कंटिन्यूसली इंगेज कर रहे हैं। जो इश्यूज, जो कंसर्न्स उन्होंने पिछले इंस्पेक्शन रिपोर्ट में फ्लैग किए हैं, पिछले 2 दिन से हमारी कंटिन्यूसली बोर्ड मीटिंग्स चल रही थी। हम लोगों ने एज ए बोर्ड, एज ए कंपनी ये तय किया है कि हम उन रेगुलेशंस को, अगर हमारा कहीं भी डेविएशन तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन अगर कोई भी हमारा है तो हम उन कंसर्न्स को फुल्ली एंड कम्प्लीटली एड्रेस की कोशिश कर रहे हैं कि बाय 31 मार्च अधिकतर कंसर्न्स को, अधिकतर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लें। जो भी थोड़े बैलेंस इशू होते हैं उनको एज क्विकली ख़त्म करें। एंड वी आर ऑल्सो कंटिन्यूसली गोइंग टू एंगेज विद आरबीआई टू शो देम द वे इन विच वी आर कंप्लाइंग विद देयर रेगुलेशंस। कोशिश हमारी ये है कि हम जल्दी से जल्दी बिजनेस में वापस आएँ। पुरवार साहब, सवाल यहाँ पर अब ये भी है कि क्या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैप थी, क्योंकि इस तरह का आदेश आरबीआई की तरफ से आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, कंपनी की साख पर तो सवाल उठते ही उठते हैं, उसके बाद ओवरऑल जो मैसेजिंग जाती है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, सेक्टर वाइज भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो किस तरह से आपको लगता है कि आरबीआई ने इश्यूज रेस किए हैं और क्या कारण हुए होंगे जिसकी वजह से आरबीआई ने आपको ये? देखिए, ऐसा है कि ये जो, लेट मी गो टू द बिजनेस। ये बिजनेस जो है हमारा रिटेल बिजनेस है। हमारी 3000 के ऊपर ब्रांचेस जो हैं गोल्ड लोन्स देती हैं, और जल्दी मोस्टली दीज आर छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे बारोअर्स हैं जिनको हम ये लोन देते हैं। अब इन ब्रांचेस में रिटेल लेवल पर कभी कभी इतना बड़ा ऑपरेशंस मैनेज करने में कहीं कुछ हो जाता है, छोटा छोटा ऑक्शन में कुछ हो जाता है, गोल्ड लोन वैल्यूएशन में कुछ हो जाता है।
एक इशू जो था कि हमने गोल्ड लोन जिस वक्त दिया उस वक्त गोल्ड को वैल्यू किया, उसके बाद जब हम उसको ऑक्शन में जाते हैं तो जो हमारा ऑडिटर है वो फिर वैल्यू करता है, वो वैल्यूएशन जनरली कंजर्वेटिव होते हैं। तो एक कंसर्न ये था कि भाई ये वैल्यू दोनों में डिफरेंस है। अब उसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी हमने गोल्ड लोन में काम किया है दिस इज एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फुल्ली कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन, वी हैव डिसाइडेड दैट व्हाटएवर इज बीइंग टोल्ड टू अस वी विल कैरी दैट आउट। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी ये होगी कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे और जिससे कि मार्केट में गोल्ड लेंडिंग बिजनेस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी। मैं एश्योर ये करना चाहूँगा कि हमारी कंपनी कोशिश कर रही है पूरी कि हम जल्दी से जल्दी वापस आएँ बिजनेस में, आरबीआई से इंगेज करें और इसको सॉर्ट आउट करें। और हमारी आईटी एडवांटेज जो है वो हमको ये भरोसा देती है कि एक बार हम बिजनेस में वापस आए तो जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अभी तक रही है हमारी पूरी कोशिश हो कि वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 2025 और 26 में सस्टेन हो। बिल्कुल। अगला सवाल हमारी सहयोगी पूजा पूछेंगी। सर, पूजा आपसे अगला सवाल करना चाहती हैं। जी पुवर सर, थैंक यू सो मच 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो खबर आई है, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी क्लैरिटी यहाँ पर उनको चाहिए शेयर धारकों के लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि आरबीआई के जो नियम हैं क्या वो समझने में, क्या आरबीआई की तरफ से कम्युनिकेट करने में, अंडरस्टैंडिंग में कुछ फ़र्क रहा है कंपनी के बीच और आरबीआई के बीच? क्या उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं वो आगे ना फेस करनी पड़े? और ये जो गोल्ड वेट की बात हुई है, आरबीआई गोल्ड वेट के नियम को भी ब्रीच करने की बात कर रही है डिसबर्समेंट में, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दीजिए और इसे कंपनी किस तरीके से एड्रेस कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आरबीआई के रेगुलेशंस का फ्लॉट करने का सवाल है या इनको डिवेट करने का सवाल है, आईएफएल एंड आई बीइंग चेयरमैन ऑफ आईएफएल एंड माय बैकग्राउंड ऑफ बीइंग चेयरमैन, एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई, हम लोग आरबीआई रेगुलेशंस को लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो करने में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने जो अपने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम हमारे इंडस्ट्री प्रैक्टिस से है, जो भी इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन अब जो आरबीआई हमको रेगुलेशंस, जो हमको इंस्ट्रक्शन दे रही है, एज ए बोर्ड, एज ए कंपनी, हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन बस ये होगी कि जो हम फॉलो कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में दूसरे भी प्लेयर्स फॉलो करेंगे और देयर वुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। हम लोग कंटिन्यूसली आरबीआई से एंगेज कर रहे हैं आगे जा कर के, जिसमें कि जो भी कुछ हमारे बीच में डिस्कनेक्ट है उसको हम उनके सेटिस्फेक्शन का उसको सॉर्ट आउट कर सकें। बिल्कुल अपूर्वा जी, फिर ये भी समझना चाहेंगे आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या इसके लिए आप कोई कमेटी फॉर्म करेंगे? क्या कोई टाइमलाइन आपने अपने दिमाग में सेट किया है? ये भी समझना चाहेंगे। और अगर एक बार इशू रिजॉल्व हो गया तो ऑपरेशनल फ्रंट पर ऐसा कहा तो जा रहा है कि कंपनी को कुछ झटका लग सकता है। आने वाले समय के लिए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या होगी? किस तरीके से आप वापस से मार्केट में टारगेट करेंगे अपने कस्टमर्स को? देखिए, ऐसा है कि एज ए कंपनी, एज एन इंस्टीट्यूशन एंड एज ए बोर्ड, हम लोगों ने पिछले 2 दिन में ये डिसीजन लिया है कि हम लोग जो भी इश्यूज फ्लैग हुए हैं उनमें सारों को अगर पॉसिबल हो या अधिकतर को हम 31 मार्च तक सॉर्ट आउट कर दें। हम लोग कंटिन्यूसली आरबीआई से इंगेज करने जा रहे हैं कि जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको सॉर्टिंग आउट करने में उनको हम अपने एक्शन से सेटिस्फाई कर सकें और उनको ये बता सकें कि हमारे कोई भी इंटेंशन उनके किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या रेगुलेशन को स्पिरिट एंड इन लेटर फॉलो करने में है। जहाँ तक आगे की ग्रोथ का सवाल है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको जल्दी, हमारे पूरे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन हमारी एक आईटी एडवांटेज है, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। एक बार हम अगर इस इशू को जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हम 2025 और 2026 में अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन करेंगे और जो हमारी अभी तक ग्रोथ रही है उस ग्रोथ को भी हम सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अभी इस रिस्क को देखते हुए पूर्व जी ये भी समझना चाहेंगे, पहले तो आप अगर हमें करंट नंबर बता पाए कि गोल्ड लोन फिलहाल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एयूएम में। वैसे तो पिछले क्वार्टर के नंबर्स हैं, लेकिन करंट थोड़ा आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल है, और क्या इस रिस्क को देखते हुए प्रोडक्ट मिक्स में क्या आप कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा मार्केट शेयर गोल्ड लोन बिजनेस में हमारे एयूएम का ऑलमोस्ट 30% बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। और जो बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत तो हमारे बिजनेस पे उसको देखना है आगे कि क्या इफ़ेक्ट आता है। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो ज़रूर आएगा, लेकिन अभी तक जो, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कंपनी में हमको विसा और कंपटीटर्स थोड़ी सी आईटी एडवांटेज, टेक्नोलॉजी एडवांटेज है। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि एक बार हम कंटिन्यूसली आरबीआई से इंगेज कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, अधिकतर कस्टमर्स वो डिसएडवांटेज क्लास से हैं। दे आर स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल, तो हमारी कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2025 में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2025 और 2026 में हमारी ग्रोथ जो अभी तक रही है, उसको हमारी पूरी कोशिश होगी कि न केवल इसको बरकरार रखें बल्कि इसको इम्प्रूव करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कंपनी खुद आके इस तरीके की क्लैरिफिकेशन देती है, उससे इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को, आपके जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर कुछ क्लैरिटी आगे भी चाहिए होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें भी हमें सपोर्ट आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे आईआईएफएल जी, तो ये थे आईआईएफएल फाइनेंस के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने आगे के अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर भी बताया, और आरबीआई की तरफ से एक्शन पर उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आने वाले समय में, इस पर भी उन्होंने अपनी सफाई हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और आज के सवालों के जवाब देने में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और एडिटिक.in के आदित्य अरोड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम शो में लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप दोनों जुड़े हुए हैं, तो गौरांग, बाजार की दशा और दिशा पर आपके साथ हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बताइए, आज बाजार का आगाज और आगे का मोमेंटम आज पूरे दिन के लिहाज से क्या लगता है? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने सोमवार को ही इस हफ्ते के बाजार के ऊपर कारोबार को लेकर के एक ब्यौरा सामने रखा था, और उसमें हमने कहा था पहले तो ये हफ्ता जो है वो छोटा है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर छुट्टी है, और उठापटक जो हम देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से कल भी आपको देखने मिलेगी गुरुवार को, क्योंकि आखिरी सत्र होगा हफ्ते का। और दायराबंद कारोबार की हमने बात की थी, नीचे की तरफ 22,000 22,200 निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, और ऊपर की तरफ करीबन 22,500 से लेकर के 22,600। तो एक दायरा बंद के कारोबार हम देख रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से बरकरार रहना चाहिए। संकेतों को लेकर के ना तो स्थानीय मार्केट से ऐसे कोई बड़े संकेत है, और ना ही विदेशी बाजारों से ऐसे कोई संकेत है कि कोई बड़ी हानि हमें पहुंच सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के आधार पर आपको हरकत होती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत सहारा आपको वित्तीय क्षेत्र से, वित्तीय सूचकांक यानी कि बैंक निफ्टी या फिर फाइनेंशियल से आता हुआ दिखेगा, जो कि सुबह से थोड़ा बहुत संभाले हुए बाजार को। राइट, तो चलिए बाजार पर और बाजार की चाल पर हम आगे भी बात करते रहेंगे शो पर, लेकिन हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और इस बीच भले ही अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहें या सोशल मीडिया के जरिए भेजना चाहें, तमाम एड्रेसेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूट्यूब पर इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं हमें, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि झटपट आपके सवालों को हम शो में भी शामिल करें। बहरहाल मेरे साथ पटना से फोन लाइन पर प्रदीप कुमार साहब जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। बताइए सर, क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? ये रैमको सीमेंट खरीदे हैं 37 पीस है 966.24 रेट पर।
ठीक है। और प्रदीप जी, जब लिया था तो कितना नजरिया आपने तय किया था? अभी तो आप घाटे में हैं पूरे सौदे में। तो अभी तो मतलब लॉन्ग टर्म के मतलब हम लिए थे 6 महीना के लिए अप्रोक्स, जो भी बढ़ के जो भी आ जाएगा सब हम उसको सेल कर देंगे। और दूसरा था मेरा इरकॉन। इरकॉन हाँ, कितना भाव? भाव था 232। 232। और शॉर्ट टर्म? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट टर्म का नजरिया दोनों ही आपके स्टॉक में। मैं मेरा क्वेश्चन है। चलिए, मैं पहले रैमको पर बात कर लेती हूँ। और आदित्य, इनकी बाइंग प्राइस 966 है, इन्होंने तो काफी ऊंचे भाव पर लिया हुआ है। अब बताएं, 6 महीने का नजरिया भी रखना चाहिए क्या यहाँ पर आदित्य? ऐसा लगता है कि जो स्टॉक के पैटर्न बन रहे हैं काफी बेरिश बन रहे हैं और बहुत टाइम से स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। ये 1-2 दिन से नहीं, अगर आप देखें तो इसने हाई बनाया था 1050, वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे उतर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग की जिसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, छोटा मोटा झटका ऊपर की साइड आपको मिल सकता है, बट वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट आप इसको एग्जिट करने का ही सोचें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी तेजी के आसार नहीं दिख रहे। पहला सवाल आदित्य, इरकॉन पर इन्होंने 232 के बाइंग प्राइस पर लिया हुआ है और इसमें भी इनका नजरिया जो है वो शॉर्ट टर्म का ही है। देखिए, इरकॉन के पैटर्न कंपैरेटिवली अच्छे हैं और स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 215 220। अनटिल अनलेस स्टॉक 215 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव नजरिया बना सकते हैं और इसमें एक छोटा उछाल आपको देखने को मिल सकता है 240 की तरफ, वो आपका टारगेट बन सकता है। ओके, तो ये है सलाह इरकॉन इंटरनेशनल पर, और आपके बाकी शेयरों पर भी आपको राय दे दी गई है। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य के इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना मौजूद है। संतोष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए 18 हाउस स्वदेश को। बताइए, क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? यस पूजा, गुड आफ्टरनून। सो आज हम देखें तो ब्रोडर मार्केट में आज प्रेशर है, लेकिन कुछ क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं सेफर साइड प्ले करना चाहूंगा। पिडिलाइट, यहाँ आज एक अच्छे साइंस मिल रहे हैं कि स्टॉक चलने के तैयार। एक स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद इस टाइम देखने को मिल रही है, लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला आज। सो यहाँ पे मैं 2760 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दूंगा, जो करीबन 58 से 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 90 रुपए का टारगेट रखना चाहिए और 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो ये है सलाह संतोष जी की। पिडिलाइट 2% ऊपर भी है, 58 से 60 रुपए के बीच मिल रहा है। 2760 का कॉल इस वक्त, जिसमें कि अधिकतम जो मुनाफा है वो 7500 का हो सकता है, नुकसान 5000 का हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए सेबी की तरफ से। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें औसतन 50,000 रुपये तक का नुकसान होता है और 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। इस वजह से अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी रखिए ऑप्शन में ट्रेड करते समय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवाल हमें दर्शकों के मिल रहे हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अमन सोनी जी का सवाल आया है जेपी एसोसिएट्स पर। 120 शेयर्स इन्होंने 25 रुपये 70 के भाव पर लिया हुआ है। गौरांग, आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? पूजा, अगर इस कंपनी का इतिहास देख ले तो मेरे ख्याल से आप इस शेयर के कंपनी के तरफ तो दूर हो गई, बैलेंस शीट को भी आप देखना नहीं चाहेंगे। और पिछले कुछ समय में बाजार में ऐसे कुछ हरकत होती हुई नजर आई है जहां पर बिना कोई तर्क के आधार पर कुछ कंपनियों के शेयर चले हैं जिनका कोई ना तो सर है ना तो हाथ है। ऐसी कंपनियां हम बुनियादी तर्क के आधार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सचेत रहने की राय दूंगा मैं, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं हमारे चैनल 18 नाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा कि आप सक्षम और मजबूत कंपनियों में कम शेयर खरीदें, लेकिन अच्छे शेयर खरीदें। खराब कंपनी के बड़ी मात्रा में शेयर खरीद के आप ये अनुमान लगाएंगे कि आपको मुनाफा मिलेगा, तो आपकी पूंजी जो है वो जोखिम में पड़ सकती है। तो सावधान रहने की राय होगी।
यहाँ पर सोच समझकर और सावधान रहने की सलाह आपको दी जाए। नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज हम चर्चा करेंगे गोपाल स्नैक्स की। गोपाल स्नैक्स का आईपीओ आज से खुल गया है। इशू साइज है 650 करोड़ रुपए और पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी में पैसे नहीं आएंगे, निवेशकों के पास कंपनी से पैसे जाएंगे, जो भी कुछ कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाएगी। कंपनी की बात करें तो 1999 में कंपनी की शुरुआत हुई और नमकीन बनाती है, चिप्स बनाती है और नमकीन में भी गाठिया ज़्यादा बनाती है, क्योंकि गुजरात बेस्ड ही कंपनी है। और ख़ास चीज़ ये है कि इनकी करीब करीब 80% जो रेवेन्यू है, कारोबार जो है, वो गुजरात से ही आता है। हालांकि 10 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पहुंच है, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बड़ा तगड़ा इनका है। 617 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 3 डिपो हैं और प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो गुजरात में 2 और महाराष्ट्र में 1 प्रोडक्शन यूनिट है। इस आईपीओ पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हेम सिक्योरिटीज की आस्था जी। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आस्था जी, अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रोमोटर काफ़ी अनुभवी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा दमदार है। हालांकि चूंकि इतना कंपटीशन वाला ये बिजनेस है कि मार्जिन बड़ा टफ हो जाता है, ज़्यादा मार्जिन उठा पाना। आप ज़रा ये बताइए कि आपको कंपनी ये कैसी लग रही है और चूंकि पूरा का पूरा ओएफएस है, आप क्या सलाह दे रही हैं इसमें? अभिषेक जी, देखिए ओएफएस है और इसमें भी प्रमोटर्स कुछ हिस्सा यहाँ पे बेच रहे हैं बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंपनी कैसी है, तो बिल्कुल जिस तरह से गाठिया इनका कोर बिजनेस और कोर प्रोडक्ट है, तो गाठिया और नमकीन मिला के तकरीबन 60% ऑफ रेवेन्यू आता है, क्योंकि 30% के आसपास FY23 के फिगर्स के हिसाब से गाठिया से और FY23 के फिगर्स के हिसाब से 30% के आसपास नमकीन से आता है। मेजरली इनकी सेल जो है या इनका मेजर मार्केट गुजरात में है, क्योंकि अराउंड 75 या 76% ऑफ सेल्स गुजरात से ही हो रही है। तो मेजर मार्केट इनका गुजरात है। एक्सपोर्ट कुछ खास ही करते नहीं है, ओनली 0.13% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट है। तो पूरा डोमेस्टिक सेल्स है, जिसमें कि गुजरात यहाँ पे मेजर एरिया आता है। कंपनी की बात करें तो पुराना अनुभवी प्रमोटर बेस है, पुराना इनका काम है और देखा जाए तो इनके फंडामेंटल्स में भी जो फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक है, क्योंकि मार्जिन जरूर आपने बोला कि यहाँ पे मार्जिन्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रॉ मटेरियल कॉस्ट का। तो उसकी वजह से उठापटक बिल्कुल हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्जिन को संभालना भी एक बड़ी बात है। रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे मैनेज करती है कंपनी। तो कंपनी की विस्तृत यहाँ पे अगर जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी है, उस हिसाब से हमें ये ठीक ठाक आईपीओ लगता है। सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेजरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाइए। तो अगर लंबा नजरिया है तो इसमें लगाइए, क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट है जो कि आगे जाके महत्वपूर्ण हो जाएंगे, देखने वाले हो जाएंगे। देखिए कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनमें देखा जाए तो थोड़ा-सा अब क्योंकि बीच में कुछ यहाँ पे डिवाइड हुआ था, एक प्रमोटर एग्जिट भी कर रहे थे, जो इनके बड़े भाई थे विपिन भाई के, उन्होंने भी एग्जिट किया था। उसके बाद उन्होंने खुद का ब्रांड खोल दिया गोकुल के नाम से। तो कॉम्पिटिशन अभी वहां से आएगा देखिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी उस कॉम्पिटिशन को कैसे टैकल करेगी, और उसकी वजह से भी हमने देखा कि जो ये इवेंट हुआ उसकी वजह से भी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स में एक हमें देखने को मिला, एक असर देखने को मिला। तो मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाते हुए इनकी कैसे नतीजे आएँगे, उस पे एक नज़र रखनी चाहिए। कॉम्पिटिशन को ये किस तरह से फेस करेंगे, उस पे एक नज़र रखनी चाहिए, और इन्हीं सभी पैरामीटर्स के चलते सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेनली अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रख के लगाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको नज़रिया रखना है, लंबी अवधि के लिए ही आपको इसमें पैसे लगाने की सलाह है। आस्था जी, अगर हम पेयर्स की बात करें तो लिस्टेड में तो प्रताप स्नैक्स दिख रहा है। छोटे छोटे अगर हम बिजनेसेस की बात कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटानिया भी है, आईटीसी भी है। लेकिन वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पे ज़रा बताइए कि वैल्यूएशंस क्या इसके ठीक ठाक हैं, वाजिब हैं? स्पेस में 2 पीयर्स मेनली हैं, बिकाजी और प्रताप स्नैक्स। अब बिकाजी की बात करें या प्रताप स्नैक्स की बात करें तो पैन इंडिया प्रेजेंस है उनकी, और डिस्ट्रीब्यूटर बेस भी दोनों कंपनीज का इस कंपनी के मुकाबले में काफी हाई है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो बिकाजी से तो वैल्यूएशन आपको सस्ते लगेंगे, लेकिन प्रताप स्नैक्स के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठाक लगेंगे, स्पेशली जब मैं ईवी बाय एबिटा या ईवी बाय सेल्स की बात करती हूँ। ये 2 वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे प्रताप स्नैक्स से थोड़ा सा ये ज्यादा लगता है, लेकिन बिकाजी से कम लगता है।
तो वैल्यूएशंस की अगर यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक-ठाक है। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं क्योंकि अभी गुजरात फ़ोकस्ड पूरा बिज़नेस है। वो बिज़नेस पैन इंडिया पे किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा वो देखना है। इनके आगे फाइनेंशियल्स में किस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ते हुए ये पास करेंगे प्राइसेज़ वो हमें देखना है। तो उस हिसाब से भी हमें नज़रिया रखना चाहिए। तो वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक-ठाक है, एक बड़े प्लेयर से कम है और एक बड़े प्लेयर के बराबर के हैं। तो एक मिक्स वैल्यूएशंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। लेकिन मेजरली चीज़ ये है कि आगे ये किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो देखना ज़रूरी है। तो बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स भी ठीक-ठाक है लेकिन कुछ एक पैरामीटर्स के चलते और अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है। लेकिन अगेन अभी के जितने भी 2-3 आईपीओज़ आए मैंने सब में एक ही बात बोली है कि बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें। तो छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं लेकिन मेन पर्सपेक्टिव आपको लॉन्ग टर्म का रख के ही इन आईपीओ में लगाना है। ठीक है। आशा जी, एक आखिरी सवाल। तो गुजरात में जो कंसंट्रेशन है 80% इनकी आय वहीं से आ रही है, क्या वही एक चिंता है या फिर कोई और भी चिंता है? और दूसरी चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो बिल्कुल ना लगाएं वो, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है? देखिए बहुत ज़्यादा कन्विक्शन अभी इस पॉइंट पे देना बहुत जल्दबाज़ी होगी क्योंकि मार्केट का मूड माहौल कैसा है, वो भी हमें देखने का होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा रहा। तो वो एक पैरामीटर उसको ज़रूर ध्यान में रखना है और गुजरात में तो कंसंट्रेशन है, वो तो एक है और कंपनी उसमें एक्सपैंड भी कर रही है अब धीरे-धीरे 10 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में भी कंपनी अपना कारोबार फैला रही है, तो वहाँ पे भी पिकअप होगा। लेकिन दूसरा कि गोकुल जो कॉम्पिटिशन दे रहा है उसको कैसे मीट अप करेंगे, वो भी एक पैरामीटर है जो हमें थोड़ा-सा यहाँ पे कंसर्न करता है क्योंकि गोकुल जो ब्रांड है वो इन्हीं के ब्रदर का है जो पहले सेल्स देखते थे इसी कंपनी में और फिर कुछ वजहों से वो अलग हुए हैं। तो वो अब किस तरह से इस कॉम्पिटिशन को मीट करते हैं वो देखने की बात है। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते हमने जो बाकी की लिस्टेड पीयर्स में देखा है, वहाँ पे मार्जिन में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला है स्पेशली अगर हम क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 की बात करें तो उन नतीजों में। तो वो एक कंपनी के लिए कैसा यहाँ पे काम करेगा वो भी देखना है। तो सभी फैक्टर्स को मिला के मैं यही सलाह दूँगी कि आप लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं तो लगाइए लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिए। मेन पर्सपेक्टिव अभी लॉन्ग टर्म का रख के ही इसमें लगाइए। तो भाई ने अलग हो के सेम कारोबार में एंट्री कर ली। कोई एंट्री बैरियर इसमें है नहीं और कहीं ना कहीं कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा आप लिस्टिंग से उम्मीद ना करें, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पैसे लगा सकते हैं गोपाल स्नैक्स में। प्राइस बैंड 381 से 401 रुपये, लॉट साइज 37 शेयरों का है और इसके हिसाब से जो न्यूनतम निवेश बनता है वो बनता है 14,837 रुपये का। लिस्टिंग इसकी हो जाएगी 14 मार्च को। ठीक है आशा जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर भी विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए।